हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डी ट्रिपल एस बी के पीजीटी केमिस्ट्री के पेपर की। ये जो पेपर है ये 2021 में हुआ था। तो देखो, डी ट्रिपल एस बी का जो पेपर होता है पीजीटी के लिए वो मेल और फीमेल कैटेगरी के लिए अलग अलग होता है। बट 2021 में क्या हुआ था कि मेल और फीमेल कैटेगरी का जो पेपर है वो सेम शिफ्ट में सेम डे हुआ था, तो एक ही पेपर आया था, तो अलग अलग नहीं आया था। तो सेम ही पेपर है, अलग अलग नहीं है। ठीक है, तो पेपर स्टार्ट करने से पहले हम पेपर का पैटर्न जान लेते हैं कि किस तरीके का पेपर आता है, कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो देखो, टोटल 300 क्वेश्चंस हमारे होते हैं। ठीक है, जिसमें से 100 क्वेश्चंस होते हैं जनरल, बिल्कुल ठीक है। और 200 क्वेश्चंस हमारे होंगे, हमारे सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, यानी कि केमिस्ट्री के होंगे 200 क्वेश्चंस। ठीक है, अब जनरल पार्ट भी हमारा 5 सेक्शंस में डिवाइडेड है। ठीक है, 20 मार्क्स की हमारी रीजनिंग है, 20 मार्क्स की जीके, 20 की मैथ्स यानी कि अरिथमेटिक एबिलिटी, 20 की इंग्लिश है एंड 20 की हमारी हिंदी है। ठीक है, बाकी बचे हुए 200 क्वेश्चंस पूरे के पूरे केमिस्ट्री के हैं। इस 200 में से 180 नंबर का जो आता है, 180 जो क्वेश्चन है वो आते हैं केमिस्ट्री के, एंड इसमें से 20 जो क्वेश्चन है वो आते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड, टीचिंग मेथोडोलॉजी से। ठीक है, तो अगर आपने बीएड किया हुआ है तो वो 20 क्वेश्चंस करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत ही आसान सिंपल। और अगर नहीं भी किया हुआ है तब भी कर दोगे, इतना मुश्किल नहीं होते हैं वो। ठीक है, तो चलिए पेपर स्टार्ट करते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये 18 जुलाई में पेपर हुआ था 2021 में। सो मैंने यहाँ से सिर्फ केमिस्ट्री वाला पोर्शन उठाया है। ठीक है, जो जनरल पार्ट है वो हम इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे। अगर आपको उसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी और लिंक उसका आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग के 100 क्वेश्चंस जनरल थे, तो हमने 101 से यहाँ पर लिया है। ठीक है, तो चलिए, पहला क्वेश्चन है द मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन वाटर इज। वाटर में हाइड्रोजन का मास परसेंटेज कितना होगा? तो देखो, टोटल हाइड्रोजन का कितना होता है भाई? हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1 होता है। एंड वाटर के अंदर 2 हाइड्रोजन के एटम है, 1 ऑक्सीजन का, तो टोटल कितना हो गया? 18 है ना। वाटर का मास हो गया 18, हाइड्रोजन का है 2, तो 2 अपॉन 18 इंटू 100 कर दो, है ना, परसेंटेज निकल के आ जाएगा। अब जिसके ऐसे समझ में नहीं आया तो ऐसे देख लो, मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O 2 इंटू 1 प्लस 16, 18 हो गया। ठीक है, हाइड्रोजन की परसेंटेज निकालनी है, 2 अपॉन 18 इंटू 100, 11.11% हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन है कि शुगर सिरप एंड टी आर एग्जांपल्स ऑफ। शुगर सिरप एंड टी किस चीज के एग्जांपल्स हैं? हमारे ऑप्शंस हैं कंपाउंड, होमोजेनस मिक्सचर, हेट्रोजेनस मिक्सचर या एलिमेंट्स। देखो, शुगर सिरप है एंड टी है, कंपाउंड और एलिमेंट्स तो इसमें से वैसे ही बाहर हो गए, है ना, ये दोनों तो वैसे ही बाहर हो गए। अब होमोजेनस मिक्सचर है या हेट्रोजेनस मिक्सचर है, ये जानने के लिए पहले ये देख लेते हैं कि ये दोनों होते क्या है। ठीक है, तो देखो, सबसे मेन जो डिफरेंस होता है वो उसमें ये है कि होमोजीनस में जो कंपोजिशन है वो यूनिफॉर्म रहेगी पूरे उसमें, और हेट्रोजीनस में नॉन यूनिफॉर्म रहने वाली है। एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखो, अगर हम शुगर को पानी में मिला दें, ठीक है, तो जो हमारा मिक्सचर बनेगा वो कहलाएगा होमोजीनस मिक्सचर, क्योंकि कंपोजिशन सेम रहेगी थ्रू आउट। ठीक है, ना तो आप उसको नेक्ड आई से देख सकते हो दोनों को अलग अलग फिर, ठीक है, और ना ही फिर उसको मिलाने के बाद अलग कर सकते हो फिजिकली, है ना। तो इस तरीके का जो मिक्सचर है वो कहलाता है होमोजेनस मिक्सचर। ठीक है, और अगर आप मिट्टी को डाल दो पानी में, है ना, तो डालने के बाद भी आपको दोनों अलग अलग दिखाई देंगे, है ना। तो इस टाइप का जो मिक्सचर है वो कहलाता है हमारा हेट्रोजेनस मिक्सचर। ठीक है, समझ में आ गई ये बात हमें? तो अब हम बता सकते हैं कि शुगर सिरप एंड टी कैसे हैं। ठीक है, तो दोनों में ही यूनिफॉर्म कंपोजिशन रहती है, तो ये हमारा होमोजेनस मिक्सचर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। ब्लड इज एन एग्जांपल ऑफ।
सोल, कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडल सस्पेंशन या फिर इमल्शन। देखो ये चारों ही ऑप्शन कोलॉइड्स के हैं, तो ब्लड कोलॉइड है, इतना तो समझ में आ गया है ना। अब देखो सोल क्या होता है, सॉलिड इन लिक्विड है ना, कोलॉइड का टाइप है। तो पहले हम टाइप्स देख लेते हैं इसके, एक मिनट। देखो ये कोलॉइड्स के टाइप्स हैं बेस्ड ऑन डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्सिंग मीडियम। तो हमारे पास ऑप्शंस में क्या क्या है अभी, एक तो इमल्शन है और एक है सोल। इमल्शन क्या होता है, लिक्विड इन लिक्विड, तो इसको तो अभी काट देते हैं। क्यों, क्योंकि ब्लड में हमें पता है सॉलिड पार्टिकल्स भी हैं, आरबीसीज हैं, डब्ल्यूबीसीज हैं एंड प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं, तो इमल्शन तो गया। ठीक है, अब सोल है सॉलिड इन लिक्विड। ठीक है, सॉलिड इन लिक्विड, तो ये ठीक बैठ रहा है। ठीक है, तो एक तो इसका सॉलिड इन लिक्विड यानी कि सोल हमारा बिल्कुल ठीक। ठीक है, लेकिन जो डी ट्रिपल एस बी की आंसर की आई थी ना, उसमें इसका आंसर दिया हुआ है मैं कोलॉइडल सस्पेंशन, क्योंकि ये भी ठीक है। ठीक है, ब्लड कोलॉइडल सस्पेंशन भी है और एक सोल भी है, तो इसमें ना दोनों ऑप्शन ही ठीक बैठ रहे हैं आपके। ठीक है, तो इसमें अब उन्होंने बाद में क्या किया था, इस पे मार्क्स दिए थे नहीं दिए थे उसका मुझे पता नहीं है, बट आंसर की में जो आंसर है वो कोलॉइडल सस्पेंशन है, जबकि इसका आंसर सोल भी हो सकता है, क्योंकि ब्लड को निगेटिवली चार्ज सोल भी हम कहते हैं। तो इसके दोनों ही आंसर ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। ग्लास बिलोंग्स टू विच स्टेट ऑफ मैटर। बड़ा सिंपल सा है, सॉलिड होता है ना, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा पंगा है। देखो हम सब ने 12th क्लास में पढ़ा है सॉलिड स्टेट में कि ग्लास को हम सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहते हैं। ये एमोर्फस सॉलिड होता है ना, सूडो सॉलिड भी इसको बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर लिक्विड की तरह होती है, इसीलिए इसको सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहते हैं। देखो ग्लास इज अ सुपर कूल्ड लिक्विड। ठीक है, क्यों, बिकॉज इट हैज अ टेंडेंसी टू फ्लो स्लोली। ठीक है ना, इट हैज अ टेंडेंसी टू फ्लो स्लोली फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। ठीक है ना, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सॉलिड बट एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ लिक्विड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फॉर द टू स्टेटमेंट्स गिवन एनालाइज द आंसर। Solids have a finite shear modulus whereas liquids do not. पहला पॉइंट तो ये है। सेकंड पॉइंट क्या है कि एटम्स आर ऑलवेज इन थर्मल मोशन एंड डू नॉट हैव अ फिक्स पोजीशन। ठीक है, तो हमारे ऑप्शन है ओनली फर्स्ट इज ट्रू, ओनली सेकंड इज ट्रू, बोथ आर ट्रू एंड सेकंड इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, एंड फोर्थ है बोथ आर ट्रू बट सेकंड इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट। ठीक है, तो देखो जो पहला पॉइंट है सॉलिड्स हैव अ फाइनाइट शेयर मॉड्यूलस, इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि शेयर मॉड्यूलस क्या होता है। ठीक है, बट ये तो फिजिक्स की टर्म है, हम तो केमिस्ट्री वाले बंदे हैं, भूल गए 12th में क्या पढ़ा था, 11th में क्या पढ़ा था। ठीक है, तो पहले ये जान लेते हैं कि शेयर मॉड्यूलस क्या होता है। देखो शेयर मॉड्यूलस जो है वो एक्चुअल में है मेजर ऑफ रिजिडिटी ऑफ द बॉडी। ठीक है, मेजर ऑफ रिजिडिटी, तो हमको पता है कि सॉलिड्स जो है वो रिजिड होते हैं, लिक्विड्स रिजिड नहीं होते। तो सॉलिड्स हैव अ फाइनाइट शेयर मॉड्यूलस वेयरएज लिक्विड्स डू नॉट, ये बात बिल्कुल सही हो गई। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा सही है। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट सही है या नहीं, और एटम्स आर ऑलवेज इन थर्मल मोशन एंड डू नॉट हैव अ फिक्स पोजीशन, ये भी बात बिल्कुल ठीक है कि हमेशा थर्मल मोशन में रहते हैं, फिक्स पोजीशन नहीं होती, भले ही सॉलिड्स में हो। सॉलिड्स में भी हमेशा वाइब्रेट करते रहते हैं ना मीन पोजीशन पर, तो कभी भी फिक्स पोजीशन नहीं है, ये भी बात बिल्कुल सही। अब दोनों सही तो है, लेकिन क्या पहला वाला दूसरे को एक्सप्लेन कर रहा है या दूसरा वाला पहले को एक्सप्लेन कर रहा है, तो नहीं, दोनों में कोई लिंक ही नहीं है भाई। ठीक है, तो हमारा क्या सही बैठेगा इसमें, फोर्थ वाला ऑप्शन, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू बट सेकंड इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट। ठीक, नेक्स्ट पे चलते हैं। An element with atomic number 103 has a nuclear charge of plus 103, so its charge would be balanced by, भाई न्यूक्लियर चार्ज है 103 का, इसका मतलब इसमें कितने प्रोटॉन हैं, 103, 103 प्रोटॉन, 103 प्लस का चार्ज है ना। अब प्लस के 103 चार्ज को बैलेंस करने के लिए हमें माइनस का 103 चार्ज चाहिए। अब माइनस का चार्ज किस पर होता है, इलेक्ट्रॉन पर, तो कितने इलेक्ट्रॉन हमें चाहिए, 103 इलेक्ट्रॉन, बिकॉज एक इलेक्ट्रॉन पर -1 ही चार्ज होता है
है ना। तो ये तो बहुत ही हलवा क्वेश्चन था आपके लिए। नेक्स्ट है, an electron near the nucleus is strongly attracted by the nucleus and has low kinetic energy, low potential energy, high kinetic energy या फिर high potential energy। क्या होगा? तो देखो, इसका मैं ग्राफ दिखाता हूं आपको कि ग्राफ है पोटेंशियल एनर्जी और रेडियस ऑफ द एटम के बीच में। ठीक है, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जा रहा है वैसे वैसे उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। तो सबसे ज्यादा निगेटिव, सबसे ज्यादा कम कब है? जब वो न्यूक्लियस के पास है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है? एन इलेक्ट्रॉन नियर द न्यूक्लियस, जब वो न्यूक्लियस के सबसे पास है तो उसकी कैसी क्या है उसके पास? लो पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, लो पोटेंशियल एनर्जी, ये वाला ऑप्शन हमारा ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी एमिशन स्पेक्ट्रम फॉर सोडियम लाइन इन द रेंज 588 टू 590 नैनोमीटर। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेंज है, ज्यादातर एक्सपेरिमेंट्स भी हम इसी रेंज में करते हैं। सोडियम की डी लाइन आपने सुना होगा, है ना, इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा भी है इस रेंज के बारे में, वरना ऐसे किसी भी रेंज के बारे में क्वेश्चन उठा के नहीं पूछता। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो इस ग्राफ में दो पिक्स आपको दिखाई दे रही हैं, तो दो एमिशन स्पेक्ट्रम लाइन है इसमें। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हमारा इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज स्टैंड्स फॉल्स फॉर बोहर्स थ्योरी। बोहर्स थ्योरी के बारे में इनमें से क्या गलत है? ठीक है, गलत की खोज करनी है। पहला ऑप्शन देखो, एन इलेक्ट्रॉन डज नॉट रेडिएट एनर्जी इफ इट स्टेज इन इट्स ऑर्बिट। तो ये तो बिल्कुल सही बात है भाई, अपनी ऑर्बिट में रहेगा तो एनर्जी रेडिएट नहीं करता। दूसरा पॉइंट देखो, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर इट either रेडिएट्स और एब्जॉर्ब्स एनर्जी। ये भी ठीक बात है भाई। ठीक है, अभी भी गलत की खोज जारी है। तीसरा देखो, फॉर एन इलेक्ट्रॉन टू रिमेन इन इट्स ऑर्बिट इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस which tends to pull the electron towards the nucleus must be equal to the gravitational force। ठीक है, यहां पर देखो ये हो गया हमारा गलत ऑप्शन, क्योंकि यहां पे क्या टर्म दे दी इन्होंने? ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन को बैलेंस करने के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होती यहाँ पे, इसका तो कोई काम ही नहीं है। कौन सी फोर्स बैलेंस करती है? सेंट्रीपिटल फोर्स, जो गोल गोल घूम रहा है, क्यों घूम रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का यहाँ पे कोई काम नहीं है। ये वाला ऑप्शन हमारा हो जाता है गलत, यानी कि मतलब सही, गलत बात है बट सही ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट, equilibrium constant for N2O4 equilibrium 2NO2 at 298 Kelvin will be। equilibrium constant हमें निकालना है, पार्शियल प्रेशर की वैल्यू दे रखी है, तो सिंपल है, प्रोडक्ट का पार्शियल प्रेशर अपॉन रिएक्टेंट का पार्शियल प्रेशर निकाल लो। देखो इस तरीके से, Kp इज इक्वल टू PNO2। स्क्वायर क्यों लगाया है? क्योंकि प्रोडक्ट में यहाँ पर 2 दिया हुआ है हमें, इसलिए स्क्वायर लगाया इस पर। ठीक है, अपॉन में N2O4 का पार्शियल प्रेशर, वैल्यूज रखो, आंसर हमारा आ जाएगा 0.11। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज ट्रू फॉर अ परफेक्ट गैस इक्विलिब्रियम। देखो भाई ये तो फॉर्मूला है, तो आप ये याद कर लोगे। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 हमारा। अब म्यू, म्यू इसमें क्या होता है? म्यू होता है इसमें केमिकल पोटेंशियल। ठीक है, नेक्स्ट, द रिएक्शन A equilibrium B can be stated as at equilibrium when। ये भी केमिकल पोटेंशियल का क्वेश्चन आ गया। तो देखो भाई, जब म्यू A इज इक्वल टू म्यू B होगा, दोनों का केमिकल पोटेंशियल सेम होगा, तब हम कह सकते हैं कि वो इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, नेक्स्ट, in an experiment on adsorption for hydrogen on different faces of copper crystal, adsorption on phase 1 EA was found to be 28 किलोजूल पर मोल। ठीक है, फेस 1 पर जो एक्टिवेशन एनर्जी है हमारी वो है 28 किलोजूल पर मोल, एंड ऑन फेस 2 EA was found to be 33 किलोजूल पर मोल। ठीक है, इफ आर्हीनियस बिहेवियर इज अज्यूम्ड, यहाँ ध्यान रखना आर्हीनियस बिहेवियर आ गया मतलब आर्हीनियस इक्वेशन लगने वाली है। ठीक है, एंड फ्रीक्वेंसी फैक्टर सेम दे दिए हमें,
The rates of adsorption on equal areas of two phases at 250 Kelvin is the rates of adsorption अलग अलग तो यहाँ पे हो नहीं सकते बिकॉज एक सिंगल वैल्यूड हमारा ऑप्शन है सारे, तो ये एक्चुअल में रेशियो होगा, रेशियो हमें यहाँ पे निकालना है दोनों सरफेस पे जो रिएक्शन का रेट्स है उसका रेशियो। तो जो हमारी आर्हेनियस इक्वेशन होती है log K2 अपॉन K1 वाली वो यहाँ पे हमारी लगेगी। ठीक, तो देखिए हमारी इंटीग्रेटेड आर्हेनियस इक्वेशन होती है log K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू EA अपॉन R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, यही होती है। बट ये इक्वेशन हमारी तब लगती है जब टेम्परेचर अलग अलग गिवन हो एंड एक्टिवेशन एनर्जी सेम हो। जब हमें एक्टिवेशन एनर्जी अलग अलग दी हो, जैसे कि इस क्वेश्चन में दी है, इस क्वेश्चन में एक्टिवेशन एनर्जी दोनों केस में अलग अलग है 28 एंड 33 एंड टेम्परेचर सेम है, तो हमारी इक्वेशन जो लगेगी वो ये होगी log K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू डेल्टा EA अपॉन RT, ये वाली फॉर्म लगेगी। ठीक है, तो हम वैल्यूज रख देते हैं, हमें निकालना क्या है log K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू डेल्टा EA, एनर्जी डिफरेंस कितना है 33 माइनस 28 5, अब ये दे रखा है हमें किलो जूल में, तो जब हम इसको जूल में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 5 इंटू 1000 जूल में कन्वर्ट करके, है ना। R की वैल्यू है 8.314 एंड T टेम्परेचर हमें गिवन है 250। ठीक है, तो 250,000 4 टाइम्स में आप काट दो। ठीक है, 20 अपॉन 8.314। ठीक है, इसको आप जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका आएगा 2.4 समथिंग आएगा, 2.4। ठीक है, अप्रोक्सीमेट हम 2.4 मान लेते हैं। ठीक है, अब K2 अपॉन K1 हमारा क्या होगा, इसको आप एक्सपोनेंशियल में पहुंचा दो। भाई इधर से हमारा लॉग था, हमने इसको इधर एक्सपोनेंशियल में पहुंचा दिया, तो K2 अपॉन K1 हमारा निकल के आएगा, इसको आपको करना पड़ेगा एक्सपोनेंशियल 2.4, ये आएगा आपका 11। ठीक है, नेक्स्ट है विच वन इज ट्रू फॉर लैंगम्यूर आइसोथर्म एसोसिएटेड विदाउट डिसोसिएशन। तो देखो भाई ये भी फॉर्मूला है, डेरिवेशन भाई यहाँ पे कर नहीं पाएंगे वरना बहुत ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें सेकंड वाला आपका ऑप्शन ठीक है। ठीक है, ये आप याद कर लेना। नेक्स्ट इज ऑब्जर्व्ड स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ अ सरफेस फिनोमिना फॉर CH4 एज एडसॉर्बेट इज -21 किलोजूल पर मोल। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ। ठीक, फिजिक्स ऑप्शन, केमिस्ट ऑप्शन, फिजिकल एड्सॉर्प्शन, केमिकल एड्सॉर्प्शन। देखो फिजिकल एड्सॉर्प्शन को ही हम फिजिक्स ऑप्शन बोलते हैं ना, केमिकल एड्सॉर्प्शन केमिस्ट ऑप्शन, तो वही बात है। अब हमें यहाँ पे लगाना क्या है, तो जनरल टर्म जो है वो फिजिक्स ऑप्शन और केमिस्ट ऑप्शन है, फिजिकल एड्सॉर्प्शन केमिकल एड्सॉर्प्शन यूज नहीं होता है ना। तो इन दोनों में से कौन सा होगा हमारा वो हमें बताना है। तो देखो पहले इसमें डिफरेंस देख लेते हैं कि फिजिक्स ऑप्शन केमिस्ट ऑप्शन में डिफरेंस क्या है ना, कि ये जो एंथैल्पी वैल्यू दे रखी है हमें इसी के बेस पे हमें बताना है कि क्या है, क्योंकि इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन में है ही नहीं बताने के लिए, है ना। तो इसके बेस पर हमें बताना है कि ये फिजिक्स ऑप्शन होगा या केमिस्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो ये रेंज किस में जाएगी, तो देखो फिजिक्स ऑप्शन में एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन जो होती है वो होती है 20 to 40 किलो जूल पर मोल, एंड केमिस्ट ऑप्शन में ये वैल्यू जाती है 80 to 240, यानी कि बहुत हाई है। केमिस्ट ऑप्शन में लो वैल्यू है, तो यहाँ पे हमें -21 दे रखा है। अब ये भी हो सकता है कि -21 करके हो, माइनस भी हो सकता है, चाहे ये -21 हो या -21 हो, दोनों में फिजिक्स ऑप्शन में ही जाएगा क्योंकि लो वैल्यू है एंथैल्पी की। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा हो गया फिजिक्स ऑप्शन। नेक्स्ट वन, for graphical determination of rate constant of a first order reaction, when log P upon P naught is plotted against T, a dash is obtained. Sigmoidal curve, increasing slope, decreasing slope या constant slope. ठीक है, तो ग्राफ बना लेते हैं इसका। देखो log P naught upon P is equal to KT, ये फर्स्ट ऑर्डर की रेट इक्वेशन है। ठीक है,
अब पी नॉट अपॉन पी को उल्टा कर दो, पी अपॉन पी नॉट कर दिया तो केटी की जगह माइनस केटी हो जाएगा, है ना। अब इस इक्वेशन को हम कंपेयर कर लेंगे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। तो स्लोप m की जगह हमारा क्या आएगा माइनस के, सी तो कुछ है ही नहीं, इंटरसेप्ट तो है ही नहीं कुछ, तो m की जगह क्या आ गया माइनस के, यानी कि स्लोप आ गई, स्लोप नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग स्लोप है, ये इस तरीके का ग्राफ बनेगा हमारा ये, ठीक है, स्लोप नेगेटिव है। तो अब ऑप्शन हमारा क्या हो गया इसमें से, ऑप्शन नंबर 3 डिक्रीजिंग स्लोप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इन एनी रिएक्शन इज, तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप द स्लोएस्ट स्टेप होता है भाई, ये भी हलवा सा क्वेश्चन आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रिएक्शन दी हुई है और पूछा है इज एन एग्जांपल ऑफ, किस टाइप का एग्जांपल है, यूनिमॉलिकुलर, बाइमॉलिकुलर, रेडियोएक्टिव डिके, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ये दिख रहा है आपको एक बाइमॉलिकुलर रिएक्शन है भाई। नेक्स्ट पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द Debye-Huckel limiting law, if the concentration of a dilute aqueous solution of KCl is increased 9 folds, the value of log YZ, molar mean ionic activity coefficient, log YZ एक्चुअली गामा Z है, मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट गामा से हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये गामा है, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि Debye-Huckel लिमिटिंग लॉ होता क्या है। तो ये जो इक्वेशन आप देख रहे हो ना अपनी स्क्रीन पर, इसी को हम बोलते हैं Debye-Huckel लिमिटिंग लॉ, ठीक है। अब ये है क्या क्या, देखो गामा तो हमें रिप्रेजेंट कर रहा है मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट, हमें पता है। ये Z प्लस Z माइनस क्या है, ये चार्जेस है, देखो KCl है ना यहाँ पे, K प्लस पॉजिटिव चार्ज भी 1 है, Cl माइनस निगेटिव चार्ज भी 1 है, तो Z प्लस और Z माइनस दोनों की वैल्यू 1 1 हो गई, ठीक है। तो ये जो गामा है किस पर डिपेंड कर रहा है, ये I पर डिपेंड कर रहा है। I क्या है हमारा, I है आयनिक स्ट्रेंथ, ठीक है, आयनिक स्ट्रेंथ है, और ये अंडर रूट में है, पावर हाफ है ना, ये अंडर रूट में। तो अब आते हैं KCl की जो कॉन्सेंट्रेशन है इन्होंने इंक्रीज कर दी 9 फोल्ड, ठीक है। तो अंडर रूट के अंदर अगर 9 है, जब बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो जो वैल्यू पहले 9 थी अब क्या हो गई, 3 हो गई, ठीक है, इतना तो हमें पता चला है। तो अब या तो इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई 3 फोल्ड, ये कैसे बताएंगे, देखो यहां पर ना इक्वेशन में माइनस है, माइनस, ठीक है। तो अगर वो वैल्यू पहले आई थी तो अब वो 3i हो गई माइनस में, अगर पहले माइनस आई थी तो अब -3i हो गई, यानी कि और घट गई, तो आंसर हमारा क्या हुआ, डिक्रीज बाय 3 फोल्ड, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, when two different concentrations of hydrochloric acids are used as electrolytes in a system, it contributes as an additional source of potential difference at the surface. This is an example of, तो ये होता है भाई हमारा लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। ये लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल दो अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन पर अगर हम इलेक्ट्रोलाइट्स को रखें, ठीक है, तो दोनों के जंक्शन पर एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है जिसको हम बोलते हैं लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन सॉलिड सॉल्यूट इज एडेड टू अ सॉल्वेंट, some solute particles in solution collide with the solute particles and get separated out of the solution. This process is known as, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, a solution of gallic acid in ethanol was made by dissolving 0.05 milligram in 250 ml of ethanol weighed by volume. This solution in ppm would be, देखो भाई एक जनरल में आपको बता देता हूं कि अगर हमें 1 ppm निकालना है, 1 ppm का मतलब क्या है कि 1 पार्ट इन 1 मिलियन पार्ट, है ना, 1 पार्ट ऑफ 1 मिलियन, है ना, 1 मिलियन में से 1 पार्ट, ठीक। अब यहां पे हमें मिलीग्राम में दे रखा है और ml में दे रखा है, तो इसका क्या करना है, देखो 1 ppm का मतलब हो जाएगा 1 मिलीग्राम इन 1 मिलियन मिलीग्राम, है ना,
और 1 मिलियन मिलीग्राम का क्या मतलब है, 1 kg। ठीक है, तो 1 mg इन 1 kg। ठीक है, अब जो मास और वॉल्यूम का जो इक्विवेलेंट होता है, यानी कि केजी का इक्विवेलेंट क्या है, लीटर होता है ना। केजी का इक्विवेलेंट क्या होता है, लीटर होता है। तो 1 mg इन 1 kg, अगर हम ये केजी ना दे के वॉल्यूम दी हो हमें, जैसे इस क्वेश्चन में दी है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं ना, 1 ppm का क्या मतलब है, 1 mg इन 1 लीटर। ठीक है, तो 1 लीटर के अंदर जितने भी mg हैं, जितने भी मिलीग्राम्स हैं, वो ppm की वैल्यू है। तो यहाँ पर हमें क्या दिया है, 0.05 मिलीग्राम दिया है 250 ml में। इसको जब हम लीटर में कर लेंगे, 250 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 लीटर हो गया। तो ये भी 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0.2 हो गया, है ना। तो 0.2 मिलीग्राम है 1 लीटर के अंदर। अभी मैंने क्या बताया, 1 लीटर के अंदर जितने मिलीग्राम है वही हमारी पीपीएम वैल्यू हो जाएगी। तो 0.2 पीपीएम हमारी। द ज्योमेट्री इन अकॉर्डेंस विद VSEPR थ्योरी इन ClF4 प्लस इज। देखो, VSEPR थ्योरी के अकॉर्डिंग हमें इसकी ज्योमेट्री बतानी है। सबसे पहले हम अपने Z वैल्यू निकाल लेंगे। Z क्या होता है, फॉर्मूला इसका, इलेक्ट्रॉन्स ऑन सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स प्लस माइनस कितना चार्ज है मॉलिक्यूल पर। ठीक है, और अपॉन डिवाइड कर देंगे हम पूरे को 2 से। ठीक है, तो अब देखो, सेंट्रल एटम इसमें क्या है, क्लोरीन है। क्लोरीन पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंस 7। ठीक है, मोनोवैलेंट इलेक्ट्रॉन्स इसमें, मोनोवैलेंट एटम्स कितने हैं, 4 हैं। फ्लोरीन मोनोवैलेंट होता है, तो नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स हमारा यहाँ पे 4 आ गया। अब प्लस माइनस चार्ज, अगर यहाँ पर प्लस का चार्ज है तो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। अगर प्लस की जगह हमारे पास माइनस का चार्ज होता तो हम यहाँ पे उसको ऐड कर देते, प्लस कर देते, है ना, उल्टा करते हैं, यानी कि प्लस के चार्ज को माइनस करना होता है, माइनस को प्लस। तो यहाँ पे प्लस का चार्ज है, हम यहाँ पे माइनस कर दिया उतना ही। तो 7 + 4 11 - 1 10 अपॉन 2 5 हमारा Z की वैल्यू आ गई। अब Z है हमारा 5। तो स्ट्रक्चर कैसी बननी चाहिए, क्या क्या ज्योमेट्री होनी चाहिए, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, यही होना चाहिए। अब ट्राइगोनल बाइपिरामिडल कैसा होता है, ऐसा। ठीक है, लेकिन अब देखो इसमें है x, यानी कि जो x है वो 5 है, तो हमारे पास तो लेकिन f 4 ही है। तो भाई कैसे काम चलेगा, इसका मतलब इन पांचों में से किसी एक पोजीशन पर लोन पेयर है ना। अब लोन पेयर कहाँ जाएगा, यहाँ एक एक्सियल पोजीशन पे जाएगा या फिर इक्वेटोरियल पोजीशन पे जाएगा, इन तीनों में से एक पोजीशन पे, या फिर एक्सियल पोजीशन पे जाएगा किसी पे। तो बेंट्स रूल एक रूल है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जो कहता है कि ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर में लोन पेयर जो है वो पहले कहां पर जाएगा, इक्वेटोरियल पोजीशन पे। ठीक है, तो लोन पेयर कहां पर आएगा, इस एक्स की जगह, ये यहां पर इस एक्स की जगह हमारा लोन पेयर आ जाएगा। तो अब हमारी ये शेप कैसी रह गई, ये रह गई सीसॉ की तरह। ठीक है, तो नंबर 4 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट बॉन्ड ऑर्डर। वैसे तो ये आप देख के भी बता दोगे, देखो C डबल बॉन्ड C होता है, O डबल बॉन्ड O होता है, N ट्रिपल बॉन्ड N होता है ना, और F सिंगल बॉन्ड F होता है। तो वैसे तो N2 में लार्जेस्ट बॉन्ड ऑर्डर है, दिख रहा है हमें। ठीक है, ये हमें पता है, लेकिन अगर कोई ऐसा मॉलिक्यूल आ जाए जिसमें ना पता हो, तब क्या करते हैं हम निकालते हैं फिर इसको MOT से, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अब बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है हमारे पास, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइड बाय 2, यही होता है फॉर्मूला। तो अब चारों का हम देखेंगे कैसे कैसे करना है। देखो, ये जो ब्लैक लाइन दिख रही है ना आपको, ये सिग्मा 2s से स्टार तक है, यहां तक हमारे 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाते हैं, है ना। और ये 8, इसमें 4 हमारे बॉन्डिंग है, 4 एंटी बॉन्डिंग है, तो आपस में खत्म, इसको हमें गिनने की जरूरत ही नहीं है। ठीक, तो इसके ऊपर के जो इलेक्ट्रॉन है वो हम सिर्फ देखेंगे कि बॉन्डिंग है, एंटी बॉन्डिंग है, क्या करना है। ठीक है, तो सबसे पहले C2 पे आओ। कार्बन का नंबर कितना है, 6, तो C2 में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 12। 8 आ गए हमारे यहां तक, इस ब्लैक लाइन तक।
तो बचे कितने, 4। अब 4 हमें भरने हैं, 4 के 4 यहाँ आ गए। ये कैसा है, ये बॉन्डिंग है, सिग्मा 2p बॉन्डिंग। ये दोनों जो लाइन्स हैं ये बॉन्डिंग की है, ठीक है, ये दोनों लाइन जो है वो बॉन्डिंग की है। तो यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग हो गए, एंटी बॉन्डिंग है ही नहीं, तो 4 माइनस 0/2 ये 2 आ गया, इस तरीके से आता है, ठीक है, कार्बन C डबल बॉन्ड C। अब नाइट्रोजन के केस में देखो, 6 के 6 बॉन्डिंग में, भाई नाइट्रोजन का नंबर 7 है, 14 टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 8 तो इस ब्लैक लाइन तक आ गए और बचे 6। ये 6 के 6 कहाँ है, बॉन्डिंग है, ठीक है, तो 6 माइनस 0/2 3 आ गया हमारे पास ये, ठीक है। अगला देखो O2। O2 के केस में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास, भाई O का नंबर 8, O2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 16, 8 आ गए यहां तक, बचे कितने, 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन, 6 तो यहां तक भर गए भैया हमारे, बचे 2, तो ये 2 जाएंगे हमारे π2p स्टार यानी कि एंटी बॉन्डिंग में, ठीक है। तो भाई 6 माइनस 2, 6 माइनस 2, 4/2 2, 2 हमारा बॉन्ड ऑर्डर आ गया। इसी तरीके से फ्लोरीन है, फ्लोरीन F2 में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 18 हो गए, ठीक है, 8 यहां तक आ गए, बचे 10, 6 गए बॉन्डिंग में और 4 गए हमारे एंटी बॉन्डिंग में, 6 माइनस 4/2 1 हमारा ये आ गया। तो इस तरीके से आया N2 का बॉन्ड ऑर्डर 3। समझ में आ गई बात, आगे बढ़ते हैं। वाटर इज पोलर बिकॉज, वाटर पोलर क्यों होता है, ऑप्शंस पढ़ते हैं। देयर इज अ डाइपोल मूवमेंट बिटवीन H प्लस एंड O माइनस। अगला पढ़ते हैं। इट हैज अ लीनियर अरेंजमेंट एंड एन इलेक्ट्रोनेगेटिव सेंट्रल एटम। The electric charge is not uniformly distributed. It has repulsive lone pairs which results in a band structure. तो भाई यही वाली बात सही है ना, It has repulsive lone pairs which results in a band structure, इसीलिए ये पोलर होता है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो गया। आगे बढ़ते हैं। Even if fluorine is more electronegative than hydrogen, resultant dipole of NH3 is greater than that of NF3. This is due to, पूछा क्या है कि जो फ्लोरीन है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से, लेकिन फिर भी जो NH3 है उसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है NF3 से। तो ऐसा क्यों होता है भाई, तो देखते हैं क्यों होता है। प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा लोन पेयर इन NF3, एक्स्ट्रा लोन पेयर तो नहीं होता, दोनों में बराबर ही होते हैं, है ना। स्ट्रक्चर देखनी है, देखो ये NH3 है, ये NF3 है, ठीक है, दोनों में लोन पेयर इक्वल है, यहां पर, है ना। हाँ, फ्लोरीन पे एक्स्ट्रा लोन पेयर इसमें होते हैं, फ्लोरीन पे एक्स्ट्रा लोन पेयर होंगे, बट यहाँ पे हम जो स्ट्रक्चर जो डिपेंड करेगी ना वो सिर्फ नाइट्रोजन पे, नाइट्रोजन के लोन पेयर पर डिपेंड कर रही है, ठीक है। दूसरा, रिपल्शन एंड स्टेरिक हिंड्रेंस बिटवीन N एंड F इन NF3, भाई ये भी गलत है हमारा। तीसरे पे आ जाओ। The orbital dipole in NF3 is opposite in direction to the resultant dipole moment of NF bonds. इसको देखो अब क्या क्या है, कहना क्या चाह रहा है ये, देखो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में से कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन है ना, तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इस तरीके से हो गई, है ना। और नाइट्रोजन और लोन पेयर में से कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लोन पेयर है, तो यहाँ पर जो डायरेक्शन है वो N2 लोन पेयर है डाइपोल मोमेंट की, है ना, N2 लोन पेयर है। और यहाँ पर अब क्या होगा, क्योंकि F जो है वो N से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पर तो डायरेक्शन N2F इस तरीके से है ना। अब लोन पेयर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो N2 लोन पेयर डायरेक्शन इस तरीके से है डाइपोल मोमेंट की, है ना। तो अब ये देखो, ये जो एरोज आपको दिख रहे हैं यहाँ पर NH3 में तो सारे एक ही तरफ जा रहे हैं, है ना, और NF3 में क्या हो रहा है, ये वाला ऊपर वाला और ये नीचे वाला ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, है ना। तो वैसे तो ये ऐसे अपोजिट दिख रहा है, बट टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है तो बिल्कुल अपोजिट नहीं होता। इन तीनों का जो रिजल्टेंट है वो उसको कैंसिल आउट करेगा। ये सिंगल वाला है ना, सारा तो बिल्कुल कैंसिल आउट नहीं होगा बट कम हो जाएगा, है ना। बट यहाँ पे तो कैंसिल आउट होगा ही नहीं, सारे एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं NH3 के केस में, और NF3 के केस में कुछ ना कुछ अमाउंट जो है वो कैंसिल आउट होगा,
ठीक है। तो इस वजह से जो NF3 का डायपोल मोमेंट है वो कम हो जाएगा NH3 से, तो NH3 का ज्यादा होता है NF3 से। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा ठीक हो गया फिर? द ऑर्बिटल डायपोल इन NF3 is opposite in direction to the resultant dipole moment of NF bonds। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं। When a spring is wound, 100 joule of work is done on it, but 15 joule escapes to the surrounding as heat. What will be the change in internal energy of the spring? इंटरनल एनर्जी पूछी है, वर्क डन दे रखा है और हीट दे रखी है। तो भाई थर्मोडायनेमिक्स का पहला रूल है डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, होता है ना, तो वही इसमें लग जाएगा। अब देखो वर्क डन ऑन इट दिया हुआ है हमें, वर्क डन ऑन इट। जब वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है तो क्या होता है, प्लस होता है या माइनस होता है? पॉजिटिव होता है हमारा वर्क डन जब ऑन द सिस्टम होता है, जब बाय द सिस्टम होता है तो नेगेटिव होता है। तो वर्क डन हो गया हमारा 100 जूल प्लस में। अब 15 जूल जो हीट है वो बाहर निकल गई, यानी कि क्यू हो गया माइनस का 15। तो भाई अब कर लो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। क्यू हो गया -15, डब्ल्यू हो गया 100, वैल्यूज रखो, फिर 85 आंसर आ गया। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं। A chemical reaction is carried out in an open container, forms certain amount of gas। open container है, ध्यान रखना। The work done by this system will be, by this system दे रखा है, by this system दिया है। by this system में क्या होगा, जब work done by the system होता है तो work done नेगेटिव रहता है, अभी बताया था। ठीक है, ओपन कंटेनर है, ठीक है, यानी कि वॉल्यूम भी कुछ ना कुछ चेंज हो रही है। अगर वॉल्यूम चेंज नहीं होती तो वर्क डन 0 हो जाता, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम चेंज होगी, वर्क डन बाय द सिस्टम है तो नेगेटिव रहने वाला है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया, यही है नेगेटिव वाला। आगे बढ़ते हैं। Analyze the two statements for assertion and reasoning। The internal energy is a state function and depends only on a current state of the system and is independent of how that state was achieved। तो ये देखो बिल्कुल सही है, जो इंटरनल एनर्जी होती है वो एक स्टेट फंक्शन है, यानी कि वो सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करती है। उससे कोई मतलब नहीं है कि वो किस पाथ के थ्रू अचीव हुआ है। जो अभी स्टेट है, जो सिस्टम का जो सिस्टम है अभी वो किस स्टेट में है ना, सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट से उसको फर्क पड़ता है, पाथ से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सेकेंड पॉइंट देखो, द ट्रांसलेशनल कॉन्ट्रीब्यूशन टू द मोलर इंटरनल एनर्जी ऑफ अ परफेक्ट गैस इज 3.72 किलोजूल पर मोल एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो भाई ये भी बात बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन देख लेते हैं क्या दिए हैं। देखो ओनली ए इज ट्रू, ओनली बी इज ट्रू तो गए, क्योंकि दोनों ही सही है तो इनको तो काट दो भाई, ये तो हो नहीं सकते। अब देखो पहला क्या है, बोथ ए एंड बी आर ट्रू एंड ए इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ बी। तो भाई ये भी ठीक है, हमारा पहला ए इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ बी है इस वाले में। ठीक है, तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। An element has atomic number 25. This element belongs to 25 एटॉमिक नंबर किसका होता है, मैंगनीज का होता है। कहाँ होता है, डी ब्लॉक में होता है। खत्म बात, ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो गया। The heat of atomization decreases in the order। heat of atomization down the group decrease होती है, डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा हमारा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीशियम। ठीक है। The ionic radii increases in the order। ionic radii increase in the order। तो देखो जितना ज्यादा चार्ज होगा एटम पर, मेटल पर, ठीक है, उतना ही साइज हमारा छोटा होगा। ठीक है, तो अब हायर द चार्ज ऑन द क्रोमियम एटम, स्मॉलर इज द साइज ऑफ द क्रोमियम एटम। ठीक है, सीधा सेकंड वाला ऑप्शन हमारा हो गया। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू फजान्स रूल विच वन होल्ड्स ट्रू। फजान्स रूल के अकॉर्डिंग कौन सा इसमें से सही है। तो देखो भाई पहले हम फजान्स रूल देख लेते हैं कि होते क्या है। ठीक है, पहला है
Smaller the size of the cation, the larger the size of the anion and the greater the covalent character of the anion bond. ठीक है, जितना छोटा साइज होगा कैटायन का उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा आयनिक बॉन्ड का, यानी कि पोलराइजिंग पावर उतनी ही ज्यादा होगी. ठीक है, चार्ज ऑफ द कैटायन, ग्रेटर द चार्ज ऑफ द कैटायन ग्रेटर द कोवेलेंट कैरेक्टर, यानी कि क्योंकि हमसे क्वेश्चन में पोलराइजिंग का पूछा है ना, पोलराइज दे रखा है, तो पोलराइजिंग के उसमें देखते हैं हम, साइज जितना छोटा होगा उतना ज्यादा पोलराइजिंग पावर, चार्ज जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा पोलराइजिंग पावर. ठीक है, यहाँ पे तीसरे रूल की हमें फिलहाल जरूरत नहीं है. ठीक है, इन दोनों से हमारा काम बन जाएगा. देखो, चार्ज भी ज्यादा है, ठीक है, साइज भी छोटा है, तो हाईली पोलराइजिंग है. ठीक है, हाईली पोलराइजिंग है दोनों ही. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, a compound X produced at oil refineries and also present in natural gas, which when mixed with steam and passed over a nickel catalyst at 800 to 900 Celsius produces hydrogen as a product. The compound is CO2, NH3, CH4 या CH3. तो भाई ये कंपाउंड हमारा होता है मिथेन, यानी कि ऑप्शन नंबर 3. अगला क्वेश्चन देखो, ट्राइटियम इज एन आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन विच इज रेडियोएक्टिव. ठीक बात, इट डिकेज बाय, ये कैसे डिके करता है, कैसे, देखो इक्वेशन देख लो आप, ट्राइटियम के डिके की दे रखी है, बीटा एमिशन हुआ है इसमें. ठीक, आगे, एटॉमिक हाइड्रोजन रिकम्बाइंस to give molecular hydrogen and a large amount of heat in very fast reaction and can also be used for welding metals. This is because options है हमारे, hydrogen molecule is very unstable at room temperature, hydrogen does not react readily with other elements, dissociation of hydrogen molecule is highly exothermic, हाइड्रोजन ओनली एग्जिस्ट एज आयंस फॉर स्टेबिलिटी. तो भाई इसमें से सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 3, डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज हाईली एक्सोथर्मिक. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. एन एलिमेंट एक्स एसेंशियली यूज्ड इन फर्टिलाइजर्स एंड सोप इज ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलाइजिंग एट हाई टेम्परेचर्स अलोंग विद सोडियम. एलिमेंट एक्स इज लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम. तो ये होता है आपका पोटेशियम. ठीक है, नेक्स्ट, इलेक्ट्रोलाइसिस एज अ सोर्स ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स आर ओनली सक्सेसफुल व्हेन aqueous solution of metals are used, fused halides are used, metal oxides are used या metal hydrides are used. तो इसमें है आपका fused halides. ठीक है, ऑप्शन नंबर 2. आगे बढ़ते हैं, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ Fa2+ इन कॉम्प्लेक्स. ठीक है, इसमें हमें इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बताना है, तो कैसे बताएंगे, देखो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर ऑफ ही सेंट्रल एटम का एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर. ठीक है, अब EN एटॉमिक नंबर कितना है इसका, सेंट्रल एटम का Fe का 26 होता है, यहाँ पे हमने 26 लिख दिया, माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट Fe की कितनी है, देखो Cn पे माइनस का चार्ज होता है तो माइनस के 6 और यहाँ पे माइनस का 4 आ रहा है, तो इसका मतलब Fe की कितनी रही होगी, प्लस के 2, तो हमने माइनस कर दिया यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट 2 को, प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6, 2 इंटू 6 12 हो गया. ठीक है, आ गया हमारा आंसर 36, ऑप्शन नंबर 3. ठीक बात, आगे बढ़ते हैं. अकॉर्डिंग टू CFT NiCN4 हैज, क्या स्ट्रक्चर होगी इसकी, देखो निकेल कॉम्प्लेक्सेस की वैसे भी ज्यादातर स्क्वायर प्लेनर ही रहती है. ठीक है, क्योंकि D8 कॉम्प्लेक्सेस ज्यादातर स्क्वायर प्लेनर ही बनाते हैं, तो इसका आंसर हमारा क्या है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस. अगला क्वेश्चन, अ हाइड्रोकार्बन यूज्ड एज अ रेफ्रिजरेंट एंड
aerosol propellant is prepared using Wood's reaction with bromoethane and sodium metal in dry ether. The final product is, देखो Wood's reaction है और किस में है, ब्रोमोइथेन। ठीक है, वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, कार्बन का नंबर जो है डबल हो जाता है भाई। अब यहाँ पे इथेन है तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, ब्यूटेन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 हो गया हमारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, एक रिएक्शन दी हुई है CH3CONA plus NaOH इन प्रेजेंस ऑफ CO एंड हीट, दो प्रोडक्ट बन रहे हैं A और B। तो A और B क्या है ये हमें बताना है। तो भाई देखो ये जो रिएक्शन है ना, ये है हमारी कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, इसको कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन बोलते हैं, जिसके जनरल जो रिएक्शन है वो इस तरीके से है, RCONA, ये R हमारा कोई भी मतलब एल्काइल ग्रुप है, तो बन क्या जाता है, RH रह जाता है, सिर्फ ये CONA पूरा गायब। ठीक है, तो यहाँ पे R क्या है हमारा CH3, इसमें H जोड़ दो तो CH4 बन गया, तो प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा CH4। अब Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट तो सब में ही है इसमें, तो वो तो बनेगा ही, तो जो मेन प्रोडक्ट बन रहा है वो मीथेन बन रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बेंजीन रिएक्ट्स विद ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ आयरन ब्रोमाइड एज अ कैटलिस्ट टू फॉर्म, जब बेंजीन ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करेगा इन प्रेजेंस ऑफ आयरन ब्रोमाइड, तो देखो ये रिएक्शन होगी हमारी, तो क्या बन रहा है, दोनों ही बन रहा है ना, ब्रोमोबेंजीन भी और HBr भी। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बॉन्ड एंगल ऑफ C बॉन्ड्स इन बेंजीन आर, ये सारे 120 होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 ऑल 120। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in general the most stable resonance structure for a polycyclic aromatic hydrocarbon, the most stable resonance structure क्या होगी, one with the largest number of double bonds, नहीं, one with the greatest number of rings, ये भी नहीं, one with rings all of which corresponds to Kekulé formulations, ये आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, the reactivity of primary, secondary and tertiary hydrogen for bromination is, सबसे ज्यादा किसकी होगी रिएक्टिविटी, वो इसमें ऑर्डर होगा टर्शरी की सबसे ज्यादा, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी, तो ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट है, फॉर ब्रोमिनेशन ऑफ बेंजीन द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड विल बी, ब्रोमिनेशन होना है बेंजीन का, मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, अभी भी पहले भी ये क्वेश्चन मतलब ये रिएक्शन आई है, तो मेजर प्रोडक्ट हमारा क्या बन रहा है, ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट इज 1,1-diphenyl 2-propanone is reacted with compound A and B to form 1,1-diphenyl 2-propanol, प्रोपेनोन से प्रोपेनोल बन रहा है, यानी कि कीटोन से अल्कोहल बन रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ए एंड बी कॉरेस्पॉन्ड्स टू, इसमें रिएजेंट क्या क्या होंगे ये बताना है। रिडक्शन हो रहा है, NaLH4 तो सब में ही है। ठीक है, अब एज वर्कअप के लिए हमें वाटर भी चाहिए है ना, सेकंड में वाटर आएगा हमारा, तो हमारा ऑप्शन इसमें बनेगा ऑप्शन नंबर 3 LiAlH4 डाइथाइल ईथर एंड दूसरे उसमें हमारा वाटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फिनॉल द पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर फ्रॉम द कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इज अ रिजल्ट ऑफ more number of resonance structures, electronegativity of oxygen atom, conjugation of the unshared electron pair of oxygen with the aromatic ring, symmetric carbons in the structure। भाई इसमें से जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है कॉन्जुगेशन ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ ऑक्सीजन विद द एरोमेटिक रिंग, यानी कि जो डीलोकलाइजेशन होता है ना, इसी वजह से
पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है सी और ओ के बीच में, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा ये बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है इन एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ सेकेंडरी ब्यूटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड वुड बी। सेकेंडरी ब्यूटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, इसमें एलिमिनेशन रिएक्शन होनी है, तो हमको बताना है कि क्या प्रोडक्ट बनेगा मेजर। देखो दो तरीके के बेसिस होते हैं, हॉफमैन और सेंटजे, वही वाला कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा। अब इसमें हमारा क्या बनेगा, मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनेगा या लेस सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनेगा। अगर मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनेगा है ना, तो 2 ब्यूटीन आएगा, लेस वाला बनेगा तो 1 ब्यूटीन आएगा। तो हमें यही बताना है कि क्या बनना है। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं कैसे होता है ये काम। जब E2 एलिमिनेशन होना है ऑफ एल्काइल अमोनियम आयन, अब यहाँ पे हमारे पास जो लीविंग ग्रुप है वो क्या है, एल्काइल अमोनियम आयन है, तो जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है लेस सब्स्टिट्यूटेड वाला, यानी कि हॉफमैन प्रोडक्ट हमारा बनता है। ठीक है, बेस कुछ भी हो यहाँ पे हमारा। ठीक है, अब लीविंग ग्रुप जो है वो क्या है, एल्काइल अमोनियम आयन, तो हमारे पास जब प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, हॉफमैन प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, यानी कि डबल बॉन्ड कहाँ पर आएगा, इस पोजीशन पर आएगा 1-2 के बीच में। ठीक, तो क्या आंसर होगा यहाँ पे हमारा, क्या होना चाहिए, 1 ब्यूटीन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो गया करेक्ट एकदम। नेक्स्ट है डाइइथाइल ईथर इज सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल मिक्स हेटेरोसाइक्लिक, सिमेट्रिकल ईथर होता है ये। ठीक है, नेक्स्ट एसिटामिनोफेन इज एन एग्जांपल ऑफ एंटीपायरेटिक एंड एनाल्जेसिक, ये वाला सही है, इसका ही एग्जांपल होता है। नेक्स्ट इज अ पावरफुल नार्कोटिक यूज्ड फॉर रिलीफ ऑफ पेन एंड हैज हाई एडिक्टिव प्रॉपर्टी इज क्विनिडीन, मॉर्फिन, कैफीन या एस्पिरिन। तो नार्कोटिक है मॉर्फिन, इसका आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट इज एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, द मोस्ट वाइडली यूज्ड माइल्ड एनाल्जेसिक इज कॉमनली नोन एज पैरासीटामोल, एस्पिरिन, क्विनाइड या मॉर्फिन। क्या होगा इसका आंसर, तो एस्पिरिन होता है ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो गया बिल्कुल। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। इन आयन एक्सचेंज मेथड स्टडी ऑफ विच फैक्टर हेल्प्स इन द डिटर्मिनेशन ऑफ स्टेबिलिटी कांस्टेंट ऑफ कॉम्प्लेक्सेस इन सॉल्यूशन, सॉल्युबिलिटी, हेटेरोजेनस इक्विलिब्रियम, कंडक्टिविटी या पोलराइजेबिलिटी। इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2 हेटेरोजेनस इक्विलिब्रियम। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स दे रखा है हमें, तो हमें बताना है कि कैसा है, थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल है, काइनेटिकली इनर्ट है, या थर्मोडायनेमिकली इनर्ट है या काइनेटिकली स्टेबल है, या दोनों में स्टेबल है या दोनों में अनस्टेबल है। ठीक है, तो देखो कोबाल्ट 3+ है, तो T2G6 कॉन्फ़िगरेशन बनेगी हमारी, है ना, तो काइनेटिकली तो ये इनर्ट हो गया। अब इस कॉम्प्लेक्स को देखकर आपको ये एक रिएक्शन याद आती होगी, है ना, इसका जो हाइड्रोलाइसिस है ये बहुत जल्दी से हो जाता है, बहुत जल्दी से हाइड्रोजन इसको रिप्लेस कर लेता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों है, क्योंकि ये थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल होता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा वो है ऑप्शन नंबर 1 थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल बट काइनेटिकली इनर्ट। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। ड्यूरिंग फोटोकेमिकल रिएक्शन ऑफ एल्कीन्स हैविंग सिस एंड ट्रांस आइसोमर, फोटोलाइसिस कॉजेस जनरेशन ऑफ, इसमें सिस आइसोमर हमारा ज्यादा होता है, तो मिक्सचर इज रिचर इन सिस आइसोमर, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द केज लाइक ओपन फ्रेमवर्क structure made of aluminosilicates which has a very stable nature to resist all kind of environmental condition are termed as मैश, कार्बिन, जियोलाइट्स या फ्लोरीन्स। तो ये होते हैं भाई आपके जियोलाइट्स। ठीक है, नेक्स्ट इन पैटर्नो-बुची रिएक्शन द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज सिस होता है, सिस प्रोडक्ट। When for any atom in a molecule an identical atom exists diametrically opposite this center at an equal distance, then the molecule has plane of symmetry,
आइडेंटिटी, सेंटर ऑफ सिमेट्री या फिर सिमेट्री एक्सिस? क्या होता है इसमें? देखो ये आएगा हमारा सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होता है? अगर हम सेंटर से किसी भी तरफ चलें तो दोनों तरफ हमें सेम ही मिलेगा, ठीक है? इस तरीके से देख लो, ठीक। आगे बढ़ते हैं। When electromagnetic radiation interacts with a single atom and molecule, its behavior depends upon the amount of wavelength, wave number, electrons या energy per quanta। energy per quanta इसका हमारा आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट, for H2O molecule which statement holds true? It has no symmetry। तो नहीं, ये तो गलत है, सिमेट्री तो होती है, C2 सिमेट्री होती है, ठीक है। सेकेंड है इट हैज C2 सिमेट्री एलिमेंट, ये सही है, C2 सिमेट्री एलिमेंट होता है ना, ट्रू बताना है तो ये वाला हमारा ठीक हो गया, ठीक है। द रेड कलर ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन इज मेनली ड्यू टू, देखो भाई इसका आंसर है आपका इंट्रालिगेंड पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। इस क्वेश्चन में क्या है, जो हमारी आंसर की दी थी DSSB ने, उसमें इसका आंसर दे रखा है DD ट्रांजिशन, बट ये गलत है, इसका आंसर इंट्रालिगेंड पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन होता है, ठीक है। लिगेंड इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन होता है ना हीमोग्लोबिन में, तो उसी की इंट्रालिगेंड पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन की वजह से उसमें कलर होता है रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीरियम कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम लैंथेनाइड मिक्सचर क्वाइट इजली बिकॉज इट हैज Ln3 plus ion structure in aqueous solution, it is inert in nature, it has Ln4 plus structure in aqueous solution। ये हमारा सही है, सीरियम 4 प्लस स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती है, एंड मतलब ये इसी की होती है सिर्फ। तो देखो रीजन, सीरियम इज द ओनली एलिमेंट इन रेयर अर्थ एलिमेंट सीरीज विच कैन बी स्टेबल इन ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म, ठीक है। The difference in solubility between hydroxides of C4 and other trivalent rare earth element is sufficiently high to obtain a good separation of the first as a hydroxide, ठीक है। तो यही रीजन है उसके आसानी से अलग हो जाने का, बिकॉज सिर्फ वही है ऐसा जो 4 प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल रहता है इन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट है इन रिएक्शन, एक रिएक्शन दी है, प्रोडक्ट बताना है ए क्या होगा, तो देखो क्या होगा, ये हमारा Na2S4O6, ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट, इन ओस्टवाल्ड प्रोसेस NO is formed from catalytic oxidation of NH3 to further produce nitric acid। The catalyst used in this process, ओस्टवाल्ड में कौन सा कैटलिस्ट यूज होता है? PTRH कैटलिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट, कैटलिस्ट यूज्ड इन हेबर-बॉश प्रोसेस फॉर मेकिंग NH3, ये तो बहुत मतलब मशहूर है, ये तो पता होगा आपको। आयरन होता है ना, तो प्रोमोटेड एपी, जिसमें प्रोमोटर हमारा क्या यूज होता है, मोलिब्डेनम, ठीक है। नेक्स्ट इज अ मेटलोप्रोटीन हैव आयरन सेंट्रल मेटल एंड फंक्शंस इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इज, देखो दो चीजें दे रखी हैं, एक तो सेंट्रल एटम आयरन होना चाहिए और उसका जो फंक्शन है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होना चाहिए। ऑप्शन देखो हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन क्या करता है, आयरन तो उसमें होता है लेकिन वो क्या करता है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का फंक्शन है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का नहीं है, ठीक है। कैटलेज, कैटलेज का क्या काम होता है, डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, है ना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का उसका काम नहीं है। फेरिडॉक्सिन और साइटोक्रोम ये दोनों इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन क्या सेंट्रल एटम इसमें सेंट्रल मेटल Fe है, तो फेरिडॉक्सिन में ऐसा नहीं होता, ठीक है। सेंट्रल में आयरन नहीं होता, वो सिर्फ साइटोक्रोम में होता है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है साइटोक्रोम। अब क्या ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में बहुत सारे यूज होते हैं, तो ये पूरी टेबल मैंने यहाँ पर डाल दी है, आप यहाँ से देख सकते हो किसका क्या काम है। देखो हमें ऑप्शंस क्या क्या दिए थे, हीमोग्लोबिन था, इसका क्या काम है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का, ठीक है। और क्या दिया था, साइटोक्रोम, क्या काम है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का। फेरिडॉक्सिन का काम भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है ना।
और क्या था, कैटलिस्ट था ऑप्शंस में, डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2। ठीक है, तो ये दोनों तो वैसे ही बाहर हो गए, हीमोग्लोबिन और कैटलिस्ट, ये दोनों थे। अब इन दोनों में से साइटोक्रोम ही ऐसा है जिसके सेंटर में आयरन होता है। ठीक है, नेक्स्ट, द स्ट्रक्चर ऑफ इज बेस्ड ऑन अ कॉरिन रिंग विद कोबाल्ट एज सेंट्रल मेटल एटम। कॉरिन रिंग होती है विटामिन B12 में। ठीक है, ये आपका सही आंसर। नेक्स्ट इज फॉर ऑस्मियम 3 कोबाल्ट CO12 न्यूक्लियरिटी एंड बॉन्ड्स रेस्पेक्टिवली आर। देखो न्यूक्लियरिटी तो हम बड़ी आसानी से बता सकते हैं 3 है। ठीक है, वो तो दिख ही रही है। अब इसमें कितने मेटल मेटल बॉन्ड्स हैं, हम ये कैसे पता लगाएंगे? ठीक है, कैसे पता लगाएंगे कि इसमें कितने मेटल मेटल बॉन्ड्स हैं? ऑस्मियम 3 CO12। ठीक है, ये हमारे पास है। तो अब देखो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? ऑस्मियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? ये आता है आयरन के नीचे। आयरन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? आयरन में नंबर होता है 26, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। तो ऑस्मियम में भी 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 3 ऑस्मियम है, 8 इंटू 3, ये हो गया हमारे पास 24। ठीक है, CO 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 12 इंटू 2, 12 इंटू 2 कितना हो गया? 24 हो गया। 24 प्लस 24, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने आ गए? 48 आ गए। ठीक है, अब देखो 18 इलेक्ट्रॉन रूल के हिसाब से कितने इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास होने चाहिए थे? 3 ऑस्मियम है तो इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास होने चाहिए थे 3 इंटू 18, 3 इंटू 18 यानी कि 54। इतने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए थे, अब है कितने? 48। ठीक है, तो कितने की कमी है? कितने की कमी है भाई? 6 इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, तो अब ये 6 इलेक्ट्रॉन्स कम क्यों हैं? क्योंकि ऑस्मियम ने आपस में बॉन्ड बना रखा है ना, बाहर से लिगेंड ना लेके आपस में बॉन्ड बना लिए हैं, इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स कम आ रहे हैं हमारे पास कैलकुलेशन में। ठीक है, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स कम आ रहे हैं। 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब एक बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है? एक बॉन्ड। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स कम आ रहे हैं। 6 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब 3 बॉन्ड ऑस्मियम ने आपस में बना रखे हैं, यानी कि मेटल मेटल बॉन्ड कितने हो गए ऑस्मियम के अंदर, इस कॉम्प्लेक्स के अंदर? 3। ठीक है, आगे बात समझ में? Rhodium dimer has तो इस 4 bridging and 2 terminal groups, 2 bridging and 4 terminal groups, 2 bridging and 2 terminal groups, only 2 bridging groups। तो भाई इसके लिए तो हमें पता होनी चाहिए कि स्ट्रक्चर क्या है। तो स्ट्रक्चर देख लो, ये स्ट्रक्चर होती है। अब आप बता सकते हो इसमें कितने ब्रिजिंग ग्रुप्स हैं? 2 हैं। ठीक है, टर्मिनल ग्रुप्स कितने दिख रहे हैं आपको? 2 कार्बोनाइल हैं, 2 CP ग्रुप्स हैं। ठीक है, तो 4 टर्मिनल ग्रुप हो गए। ठीक है, अगर सिर्फ कार्बोनाइल का पूछे तो आपके 2 ही टर्मिनल कार्बोनाइल हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। When valence and conduction bands are separated with a small energy band gap, then they are classified as। जब small energy मतलब small difference हो दोनों बैंड्स में, कंडक्शन एंड वैलेंस में, तब क्या होता है? तब होते हैं ये सेमीकंडक्टर। देखो तीनों में डिफरेंस देख लेते हैं हम, इंसुलेटर्स, सेमीकंडक्टर्स एंड कंडक्टर्स में। देखो इंसुलेटर के अंदर ये जो एनर्जी कैप है बहुत ज्यादा होता है, ग्रेटर देन 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, सेमीकंडक्टर्स के अंदर ये एनर्जी कैप कम हो जाता है, लेस देन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और कंडक्टर्स के अंदर तो ये ओवरलैप कर जाते हैं, यहाँ पे पार्शियली फिल्ड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो गया? ये सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन हमारा हो गया सेमीकंडक्टर्स। नेक्स्ट है क्वांटम कन्फाइनमेंट इफेक्ट्स रिजल्ट इन डैश इन नैनो पार्टिकल ऑफ गोल्ड, प्लेटिनम एटसेट्रा। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, मैग्नेटिक डाइपोल, इंक्रीज्ड काइनेटिक एनर्जी या फिर इनएक्टिविटी। तो देखो क्वांटम कन्फाइनमेंट का जो रिजल्ट होता है ना, उसमें क्या होता है कि जो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स भी हैं, जैसे कि पैलेडियम, प्लेटिनम, ये जब ये बल्क में हो, ठीक है, तो वो नैनो स्केल में वो भी एक मैग्नेटिक मटेरियल की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? मैग्नेटिक डाइपोल।
Magnetic nanoparticle tends to behave as larger particle because of phenomena called, इसका आंसर है आपका एग्लोमेरेशन। एग्लोमेरेशन का तो मतलब ये होता है, मतलब इकट्ठा हो जाना किसी चीज का। नेक्स्ट है फ्रेगमेंट आयंस विद लोअर एनर्जी देन नॉर्मल अपीयरिंग एट m/z रेशियो डिपेंडेंट ऑफ इट्स ओन मास एंड द मास ऑफ ओरिजिनल आयंस गिव राइज टू फ्रेगमेंट पीक, आयन पीक, बेस पीक, मेटास्टेबल पीक। ये आपकी मेटास्टेबल पीक होती है, ठीक है। नेक्स्ट, हाइड्रोजनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सीन टू फॉर्म साइक्लोहेक्सेन यूजिंग विल्किंसन्स कैटलिस्ट इज एन एग्जांपल ऑफ। हाइड्रोजनेशन हो रहा है साइक्लोहेक्सीन का टू फॉर्म साइक्लोहेक्सेन विल्किंसन्स कैटलिस्ट का, ये आपका आता है असिमेट्रिक कैटालाइसिस में, ठीक है। नेक्स्ट, D4 और D10 complexes where non-bonding orbitals are either partially or fully filled electronically favor which structure? Distorted square planar, octahedral या tetrahedral। देखो D4 या D10 जो हमारी कॉन्फ़िगरेशन है इसमें हमारा बनता है, जो फेवर करते हैं वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर को फेवर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्स दिया हुआ रोडियम कॉम्प्लेक्स है, हैज अ डैश स्ट्रक्चर, इसकी स्ट्रक्चर स्क्वायर प्लेनर होती है, ठीक है। नेक्स्ट, an organometallic enzyme is involved as a component of ribonucleotide reductases that convert ribonucleotide to deoxyribonucleotides. This coenzyme is, ऑप्शंस है आपके कोएंजाइम B12, कोएंजाइम E, कोएंजाइम A या फिर कोएंजाइम K। तो भाई इसमें एक ही आपका ऑर्गेनोमेटेलिक है, कोएंजाइम B12, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज एन एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर enhancing EA4 reaction, lowering EA4 reaction, binding to the end product more tightly than the substrate या deactivation of the reaction। देखो कोई भी एंजाइम हो या कैटलिस्ट हो, उसका काम क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, ठीक है, एक ऑल्टरनेट पाथ देता है रिएक्टेंट्स को, ठीक है। तो लोअरिंग EA4 रिएक्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है organometallic complex that is used as an anti-cancer drug that targets DNA to inhibit cell growth is called। कैंसर के ट्रीटमेंट में क्या यूज होता है, सिस्प्लेटिन यूज होता है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है आपके सामने सिस्प्लेटिन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्लोजनेस ऑफ ऑब्टेन्ड वैल्यूज टू द ट्रू वैल्यू इज कॉल्ड। ऑब्टेन्ड वैल्यू टू ट्रू वैल्यू, एक्यूरेसी, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज इन थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी द स्टेशनरी फेस यूज्ड इज। TLC में क्या यूज होता है, सिलिका प्लेट, सिलिका पैक्ड एल्यूमिनियम प्लेट, ठीक है, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट इज water and 95% ethanol are most used solvent in UV spectroscopy because, क्यों यूज होता है UV स्पेक्ट्रोस्कोपी में इथेनॉल और वाटर। देखो किसी भी स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए जो आइडियल सॉल्वेंट होगा वो क्या होगा, जो उस रेंज में एब्जॉर्ब ना करे, एब्जॉर्प्शन ना दिखाए, है ना। तो देखो ऑप्शंस में क्या है, दे आर हाईली पोलर, दे डिसॉल्व नॉन पोलर कंपाउंड्स, दे आर हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉल्वेंट्स, दे आर ट्रांसपेरेंट इन यूवी स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो दे आर ट्रांसपेरेंट इन यूवी स्पेक्ट्रम, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इथेनॉल की जो कट ऑफ होती है यूवी वो होती है 205 नैनोमीटर, ठीक है। और जो बहुत सारे जितने भी हमें सैंपल्स होते हैं वो लगाने होते हैं उस पर, ज्यादातर हम 210 नैनोमीटर के अबव ही एनालाइज करते हैं, ठीक है, 210 नैनोमीटर के अबव एनालाइज करते हैं। अब इसकी है 205, तो कोई इतना फर्क नहीं पड़ता है, तो इसलिए इसी वजह से हम सॉल्वेंट जो यूज करते हैं वो वाटर एंड 95% इथेनॉल का मिक्सचर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज एक रिएक्शन है, पूछा है किस चीज का एग्जांपल है, ठीक है। अब देखो बीटा डीके, अल्फा डीके, न्यूट्रॉन एमिशन या पॉजिट्रॉन एमिशन। बीटा डीके हो नहीं सकता बिकॉज एटॉमिक नंबर सेम है, अल्फा डीके भी नहीं हो सकता है ना, एटॉमिक नंबर सेम है। अब न्यूट्रॉन एमिशन में देखो
एटॉमिक नंबर कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। मास नंबर एक कम हो गया, ठीक है ना। ये न्यूट्रॉन एमिशन का ही एक एग्जांपल है, क्योंकि मास नंबर कम हो गया यानी कि एक न्यूट्रॉन निकल गया, एटॉमिक नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ fissionable material that can produce a self-sustaining chain reaction is called flux, inoculum, critical mass, feed। इसको बोलते हैं critical mass। Next is reactors which use uranium dioxide pellets enriched to 2.3% fuel, D2O as moderators and water as coolant is called फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, बॉइलिंग वाटर रिएक्टर, प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर, या फिर स्टीम जनरेटिंग हैवी वाटर रिएक्टर। तो इसका है आपका ऑप्शन नंबर 4, स्टीम जनरेटिंग हैवी वाटर रिएक्टर, ठीक है। नेक्स्ट, द कैरेक्टरिस्टिक विच इज नॉट यूजुअली रिगार्डेड फॉर ग्रीन केमिकल कंपाउंड। ग्रीन केमिकल कंपाउंड्स के लिए इसमें से क्या मतलब जनरली नहीं सही है। तो देखो, प्रिपरेशन फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेज, ये तो सही है, होना चाहिए, है ना। लो टेंडेंसी टू अंडरगो सडन वायलेंट अनप्रेडिक्टेबल रिएक्शन, ये भी होना चाहिए, ये भी सही है ना। रेडिली बायोडिग्रेडेबल, ये भी ठीक है। ये चौथा है एक्सट्रीमली हाई स्टेबिलिटी, ये नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये ग्रीन केमिकल कंपाउंड्स का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, क्योंकि जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ही मुश्किल से वो डिग्रेड होगा, ठीक है। तो चौथा वाला ऑप्शन इसमें हमारा ठीक है। नेक्स्ट इज release of chemicals to the environment in US is tracked by। तो इसका आंसर आपका है टॉक्सिक्स रिलीज इन्वेंट्री, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट इज परसेंटेज यील्ड ऑफ एनी रिएक्शन इज गिवन बाय एक्चुअल वेट ऑब्टेन्ड अपॉन थ्योरेटिकल वेट ऑब्टेन्ड इनटू 100। यही ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका। यही फॉर्मूला होता है परसेंटेज यील्ड का, एक्चुअल वेट अपॉन थ्योरेटिकल वेट इनटू 100, ठीक है। क्वेश्चन है द स्टेबिलिटी ऑर्डर फॉर कार्बोकैटायंस आर। ये तो पता ही होगा आप सबको, ये भी नहीं पता तो क्या पता, है ना। तो सबसे ज्यादा स्टेबल टर्शियरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी और फिर मिथाइल ग्रुप। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो गया। Radical stabilization in free radicals is defined by CC bond enthalpy, CH bond enthalpy, CH bond dissociation energy या CC dissociation energy। रेडिकल स्टेबलाइजेशन को डिफाइन किया जा सकता है हाइपर कॉन्जुगेशन से, है ना। तो उसमें CH बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। नेक्स्ट इज एग्जांपल ऑफ होमोजेनस कैटलिस्ट यूज्ड इन होमोजेनस हाइड्रोजनेशन इज। होमोजेनस हाइड्रोजनेशन में कॉम्प्लेक्सेस ऑफ रोडियम यूज किए जाते हैं, है ना, होमोजेनस कैटलिस्ट के तौर पे। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक। अब होमोजेनस और हेटेरोजेनस में फर्क क्या होता है वो भी आप देख सकते हो कि जो हेटेरोजेनस कैटलिस्ट है वो मल्टीपल पार्ट्स होते हैं, ठीक है, और डिफरेंट फेस में होते हैं रिएक्टेंट से। रिएक्टेंट अलग फेस में है और कैटलिस्ट अलग फेस में, जबकि होमोजेनस कैटलिस्ट में क्या होता है, दोनों सेम फेस में होते हैं, कैटलिस्ट भी और रिएक्टेंट भी। नेक्स्ट है इन इपॉक्सीडेशन ऑफ E2 ब्यूटीन मेजर प्रोडक्ट विल बी। E2 ब्यूटीन का इपॉक्सीडेशन हो रहा है, देखो इपॉक्सीडेशन हो रहा है E2 ब्यूटीन का, तो प्रोडक्ट हमारा क्या बनना चाहिए, ट्रांस 2 मिथाइल ऑक्सीरेन, है ना। अगर हमारे पास ये Z2 ब्यूटीन होता तो प्रोडक्ट सिस 2,3 डाई इथाइल ऑक्सीरेन बनता, ठीक है। देख लो आप यहाँ पर पहली वाली जो रिएक्शन है वो सिस है हमारी, है ना, यानी कि ये Z है हमारा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हमें सिस मिल रहा है। यहाँ पर E है हमारा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो हमें मिल रहा है वो मिल रहा है ट्रांस, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन एन IR spectra of 1 octane and 4 octane, the IR spectra of 4 octane does not have C triple bond C stretch absorption peak. The reason for this observation is that देखो 1 octane और 4 octane हमारा सिमेट्रिक है, 1 octane नहीं है सिमेट्रिक, ठीक है।
तो ये तो शो करेगा एब्जॉर्प्शन पीक सी ट्रिपल बॉन्ड सी की, ये नहीं करेगा फॉर ऑक्टाइन। तो ऑप्शन में देख लो क्या है, तीसरा वाला है ये वाला ऑप्शन, 4 ऑक्टाइन है सिमेट्रिकली सब्स्टिट्यूटेड ट्रिपल बॉन्ड व्हाइल 1 ऑक्टाइन डज नॉट, ये वाला आपका सही हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट इज द an IR spectra is found to have a medium absorption peak near 3400 per centimeter. This corresponds to which organic compound? देखो 3400 पर सेंटीमीटर के आसपास किसका होता है, एल्कोहल्स का भी होता है और एमाइड्स का भी होता है ना। एस्टर और एल्डिहाइड ये तो 1700 के आसपास जाते हैं, है ना। तो इन दोनों को तो काट दो, बचे हमारे पास एल्कोहल्स एंड एमाइड्स। अब यहाँ पर हमें दिया है कि मीडियम एब्जॉर्प्शन पीक, मीडियम एब्जॉर्प्शन पीक, मीडियम किसकी होती है, एमाइंस की होती है। एल्कोहल्स के केस में क्या होता है, पीक होती है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और शार्प पीक होती है, जबकि एमाइंस के केस में मीडियम एब्जॉर्प्शन पीक होती है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पर ये टेबल मैंने डाली है, इसमें आप देख सकते हो एल्कोहल्स में जो पीक हमें मिल रही है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ना, स्ट्रॉन्ग है और ब्रॉड है, सॉरी शार्प नहीं है, ब्रॉड है। ठीक है, और एमाइंस के केस में मीडियम पीक हमें मिलती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इन एन 1H NMR स्पेक्ट्रा 3 सैंपल्स वर एग्जामाइंड, one being pure acetic acid, other one pure water, and a 1:1 mixture of acetic acid and water. The number of peaks formed for each sample would be. देखो इसमें भी मैं आपको पहले बता दूं कि आंसर की में जो आंसर दिया है वो हमें दिया है चौथा वाला ऑप्शन। ठीक है, बट जो इसका सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3, 2, 1 एंड 2। वो कैसे है, देखो यहाँ पर ये एसिडिक एसिड का प्रोटॉन एनएमआर स्पेक्ट्रम मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है। इसमें 2 पीक्स है, एक तो OH की पीक्स है ना, एक है CH3 के जो हाइड्रोजन है उसके लिए पीक आ रही है 2.1 ppm पर। तो 2 पीक्स आ रही है हमारी एसिडिक एसिड में। ठीक, ये है वाटर का, इसमें सिर्फ सिंगल पीक है। तो एसिडिक एसिड में हुई 2, वाटर में हुई 1। ठीक है, तो ये सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 में है। अब जब हमने इनका मिक्सचर लिया 1:1 मिक्सचर, है ना, तो पीक्स कितनी आनी चाहिए, होनी तो चाहिए 3, बट ऐसा नहीं होता। पीक सिर्फ उसमें 2 आती है। क्यों आती है, प्रोटॉन एक्सचेंज की वजह से, है ना, प्रोटॉन एक्सचेंज की वजह से। ये आप देख लो, ये तीनों ग्राफ्स यहाँ पर लगे हुए हैं। एसिडिक एसिड में 2 पीक्स मिल रही हैं, वाटर में 1 पीक मिल रही है, जबकि दोनों का जो 1:1 मिक्सचर है उसमें भी हमें 2 ही पीक्स मिल रही हैं। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3। तो आंसर की में भी कभी कभी गलत मिल जाता है, ये मैं इसलिए बता रहा हूं। तो हमारे 100 क्वेश्चन यहाँ पर पूरे हो चुके हैं। अब क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है वीडियो, तो बाकी का हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे वीडियो के। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी जो बचा हुआ है नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। तो थैंक यू।